नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो अपलोड कर दी है, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि आज जी इस चैप्टर की वीडियो डालिए, इस चैप्टर की वीडियो डालिए। तो देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ताकि आपको पहले से ही पता रहे कि कौन सी वीडियोस अपलोड होंगी और कौन सी नहीं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां इस चैप्टर में हम राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के इतिहास को जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि राष्ट्रकूट जो है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किन क्षेत्रों में इनका शासन रहा। इसके साथ साथ पाल वंश की बात करेंगे चैप्टर में आगे, और उसमें भी हम यही जानेंगे कि पाल वंश का इतिहास क्या था और भारत के किन क्षेत्रों पर पाल वंश ने शासन किया। इसके साथ साथ इन दोनों ही वंशों में कौन कौन से राजा थे और उन्होंने किन किन उपाधियों को ग्रहण किया था, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें यही कहती है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इसलिए हम प्रस्तावना पर चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हम ये जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, जब हम बात करते हैं 750 से लेके 1000 की, यानी कि सन 750 750 से 1000 की, तो इस दौरान भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी कि कोई एक पावरफुल साम्राज्य नहीं था जो पूरे भारत पर शासन कर सके। ऐसे में भारत में छोटी छोटी सत्ताएं अपना सर उठा रही थीं और ये सत्ताएं आपस में एक दूसरे से भिड़ रही थीं। ऐसे में 3 सत्ता है इस दौरान हमारे सामने, एक है पाल, एक है प्रतिहार और एक है राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में आपस में एक होड़ लगेगी कि हम साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा करेंगे, हम साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा करेंगे। ऐसे में इन तीनों के बीच में जो त्रिपक्षीय युद्ध होते रहेंगे और यही हमारी राजनीतिक परिदृश्य होगा राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों का। तो चलिए जानते हैं हम राष्ट्रकूटों के बारे में। तो राष्ट्रकूट शब्द के जब हम अर्थ की बात करते हैं तो देखिए, राष्ट्रकूट शब्द के अर्थ का मतलब होता है किसी विभाग का मुखिया या किसी फिर राज्य का मुखिया, किसी भी राज्य का प्रमुख, किसी भी डिपार्टमेंट का प्रमुख, किसी भी राष्ट्र का प्रमुख। तो ये राष्ट्रकूट शब्द का अर्थ होता है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि राष्ट्रकूट जो राजा थे, इनकी जो बहुत सारी ब्रांचेस थी, यानी कि इनकी बहुत सारी शाखाएं थी जो कि अधिकारी वर्ग से रिलेटेड थी, अधिकारी वर्ग से संबंधित थी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राष्ट्रकूट राजा थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा के अधीन प्रशासनिक अधिकारी थे, और आगे चलकर इन्होंने अपनी सत्ता खुद स्थापित कर ली और खुद इन्होंने राज्य भार संभाल लिया। जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि जब हम राष्ट्रकूटों की बात करते हैं तो ये अन्य राजाओं से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि राष्ट्रकूट के जितने भी राजा थे वो ज़्यादातर उच्च अधिकारी थे या किसी प्रांत के अधिकारी थे या किसी दूसरे प्रकार के अधिकारी थे। उदाहरण के लिए शिवराज का पुत्र जो राष्ट्रकूट गोविंदराज था, वो पहले याचिकाकर्ता के रूप में कार्य करता था। जैसा कि बादामी साम्राज्य के जो चालुक्य राजा थे विक्रमादित्य, उनके एक शिलालेख में ये लिखा भी हुआ है और रोमिला थापर भी ये बताती हैं कि दंतिदुर्ग जो कि राष्ट्रकूट का संस्थापक था, ये भी पहले एक उच्च अधिकारी ही था। यानी कि अब तक सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि राष्ट्रकूट के अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रकूट राजा वे राजा हैं जो पहले किसी न किसी डिपार्टमेंट के प्रमुख थे, किसी राज्य विभाग के प्रमुख थे, किसी राष्ट्र के प्रमुख थे, और आगे चलकर इन्होंने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया और एक नए वंश की स्थापना करी, राष्ट्रकूट वंश, जिसका संस्थापक दंतिदुर्ग को माना जाता है। आगे ये बताया गया है कि इतिहासकारों की राय अलग अलग है राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के बारे में। कुछ का मानना कुछ है और कुछ का मानना कुछ है। उदाहरण के लिए जब हम पौराणिक वंशावलियों की बात करेंगे तो शिलालेखों में ये दावा किया गया है कि राष्ट्रकूटों का जो वंश है वो यदुवंशियों से संबंधित है, यदुवंशियों की तुंग शाखा से संबंधित है। जबकि इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ये कहेंगे कि राष्ट्रकूट जो थे वो कन्नड़ मूल के थे, क्योंकि उनके जो शिलालेख मिले हैं राष्ट्रकूटों के, उसमें संस्कृत का ही प्रयोग किया गया है लेकिन कन्नड़ का ही प्रयोग किया गया, जिससे पता चलता है कन्नड़ उनकी मातृभाषा थी। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया जाता है कि लटलूर पुरावारेश्वर, यानी कि लटलूर शहर का जो स्वामी है वो कौन है? राष्ट्रकूट है। और इस प्रकार की बहुत सारी शाखाएं राष्ट्रकूट राजकुमारों द्वारा चलाई जाती थी। इससे यह भी पता चलता है कि जो लटालूरा है यह हैदराबाद के बीदर जिले के पास का क्षेत्र है और यही इनका होम टाउन था। किसका होम टाउन था? राष्ट्रकूटों का। बम्बई के पास की जो जगह दक्कन है, यानी कि महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्से जहाँ पर तेलुगु लोग रहते थे, ये सब राष्ट्रकूटों के कब्जे में था।
तो यहाँ से यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं कि राष्ट्रकूट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। लेकिन कुछ भी हो, राष्ट्रकूट वंश के जितने भी राजा थे ये सबसे प्रभावशाली राजा थे। अगर हम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत शासन था वो राष्ट्रकूटों का था। इनके पास ना सिर्फ विशाल साम्राज्य था बल्कि विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले राजाओं की भी कमी नहीं थी। इन्होंने प्रतिहारों से युद्ध किया, वेंगियों से युद्ध किया, चालुक्यों से युद्ध किया, कांची के पल्लवों से युद्ध किया, मदुरै के पांडवों से भी युद्ध किया। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य लगातार अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध लड़ते रहे और न सिर्फ युद्ध लड़ते रहे बल्कि युद्धों को जीतते भी रहे, क्योंकि उत्तर भारत के राजाओं में इनमें से कोई भी शक्ति नहीं थी कि वो उनके मामलों में हस्तक्षेप करते। तो ऐसे में राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार होता गया। हालांकि इतना आसान नहीं था जितना आसान हमें पढ़ने में लगता है। कई बार पाल राजाओं, प्रतिहार राजाओं से इन्हें बहुत कड़ी टक्कर भी मिली और कई बार राष्ट्रकूट राजा हारे भी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट राज व्यवस्था की। अब तक बस हमने इतना जाना है कि राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों की क्या राय है, तो हर इतिहासकार की अलग राय है। लेकिन कुल मिलाकर एक निष्कर्ष ये निकलता है कि राष्ट्रकूट शासन प्रणाली जो थी उनमें से सभी राजा कभी ना कभी किसी न किसी वंश के क्या थे, अधिकारी वर्ग से संबंधित थे। तो जब हम राष्ट्रकूट राज व्यवस्था की बात करते हैं तो हम यहाँ पर विभिन्न राजाओं द्वारा राष्ट्रकूट वंश में दिए गए योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि किस राजा ने क्या क्या किया। तो देखिए, जब भी कोई राजा युद्ध जीतेगा, कोई राजा कोई महान कार्य करेगा तो उसे बड़ी बड़ी उपाधियों से सुशोभित किया जाता है, उसे बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती हैं। तो इस पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूट राजाओं को किन किन उपाधियों से सुशोभित किया गया और उन राजाओं ने क्या क्या कार्य किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। हालांकि उससे पहले भी कुछ राजाओं ने शासन किया था, लेकिन दंती दुर्ग को ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जब हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट राजाओं की हमें बहुत सारी शाखाएं दिखाई देती हैं। जैसे कि मन्नक द्वारा मालखेड़ में सबसे पहले हमें राष्ट्रकूट के शासक परिवार के बारे में पता चलता है, जिनका जो निशान था वो था पालीध्वज और गरुड़, यानी कि विष्णु जी की जो सवारी है गरुड़ वो इनका प्रतीक था, और पालीध्वज यानी कि इनका जो झंडा था वो पालीध्वज था। एक और राष्ट्रकूट परिवार था जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शासन करता था। यहाँ से भी बहुत सारी मोहरें मिली हैं जिस पर गरुड़ के निशान मिले हैं। उनकी 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है छरौली के शिलालेख में, जैसे कि कर्क प्रथम, फिर उनका बेटा ध्रुव, उनका बेटा गोविंद, उनका बेटा कर्कदित्य। ये गुजरात के लता देश पर राज्य करने वाले जो भी मालखेड़ की शाखा थी उनकी एक अन्य शाखा थी। लेकिन वास्तव में राज्य की स्थापना किसने करी है? दंती दुर्ग ने। यानी कि दंती दुर्ग से पहले के जो शासक थे उन्होंने साम्राज्य की स्थापना तो की, लेकिन उस साम्राज्य को उस स्तर पर नहीं ले सके जिस स्तर पर दंती दुर्ग ले गया। इसलिए दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूरी की पूरी एक लाइन दी है कि दंती दुर्ग प्रथम, गोविंदराज, कक्क प्रथम, इस प्रकार के बहुत सारे जो यहाँ राजा हैं, इन राजाओं के बारे में शॉर्ट एक टेबल बनाई गई है और आगे इन राजाओं ने क्या किया है इनके बारे में बताया गया है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रकूट या पाल में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसके साथ यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जब हम राष्ट्रकूट शाखा की बात करते हैं तो दंती दुर्ग एक मजबूत राजा था, एक सक्षम शासक था, एक स्थायी साम्राज्य का वास्तव में संस्थापक था। उसके शासनकाल के बारे में सबसे पहली बार जो पता चलता है वो एलोरा के शिलालेख से पता चलता है, जो कि 742 CE का था। यानी कि 742 ईस्वी का जो एलोरा शिलालेख है उसमें हमें दंती दुर्ग के शासनकाल के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ यही बताया गया उस शिलालेख में कि दंती दुर्ग के लिए जो उपाधियां यूज की गई हैं वो पृथ्वी वल्लभ और खड़गावलोक, यानी कि जिसकी नजरें तलवार की धार की तरह दिखती हों, ऐसी उपाधियां दंती दुर्ग को दी गई हैं। जब लता और मालव अरब आक्रमण के समय एक अराजकता वाली स्थिति में थे तो उसी का लाभ लेकर दंती दुर्ग ने लता और मालवों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर भी हमला किया और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल के साथ गठबंधन भी कर लिया। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी रेवा को शादी में दिया। दंती दुर्ग ने व्यापक चालुक्य साम्राज्य के क्षेत्रों पर भी कब्जा किया। 754 ईस्वी के समनगढ़ शिलालेख में कहा गया है कि दंती दुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य राजा
कीर्तिवर्मन द्वितीय को भी हरा दिया और खुद को पृथ्वी वल्लभ, महाराजा अधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक के रूप में वर्णित किया। यानी कि जब हम दंती दुर्ग की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि दंती दुर्ग ने अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया, ना सिर्फ लड़ाई झगड़े के माध्यम से बल्कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी उसने साम्राज्य की स्थापना करी। जहां सबसे बड़ी बात यह रही कि उसने अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया और खुद को पृथ्वी वल्लभ और महाराजा अधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियों से सुशोभित किया। लेकिन बात यह रही कि दंती दुर्ग के शासनकाल तक कीर्तिवर्मन ने शासन किया था, लेकिन उसका गौरव घटता जा रहा था। कीर्तिवर्मन कौन है? ये चालुक्य राजा है। दंती दुर्ग ने अपने राज्य में 4 लाख गांवों को शामिल किया, यानी कि 4 लाख गांवों तक इसकी सीमाएं थीं। हालांकि दंती दुर्ग के कोई संतान नहीं थे और निसंतान ही मर गया और उसके बाद शासन करने के लिए एक गृह युद्ध की स्थिति आ गई, जहां उसका चाचा कृष्णराज प्रथम इस गृह युद्ध को जीतने में सफल रहा और आगे का राजा वही बन गया। जब हम कृष्णराज प्रथम की बात करते हैं तो उसने अपने आप को शुभातुंग की उपाधि दी या फिर इसके साथ साथ अकाल वर्ष की उपाधि दी, जहां शुभातुंग का मतलब था कि वो समृद्धि में उच्च है और अकाल वर्ष का मतलब है कि वो सदा के लिए राजा है। 772 ईस्वी के कृष्णराज प्रथम के जो भंडक शिलालेख हैं उसमें इस सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। जब हम कृष्णराज की बात करें तो ये माना जाता है कि उसने रहप्पा को हराया था और पाली ध्वज और राजा अधिराज परमेश्वर की शाही उपाधि प्राप्त की थी। आगे चलकर जो शासक आता है वो कक्कदित्य आते हैं। वो बताते हैं कि कृष्णराज ने गंग साम्राज्य पर भी कब्जा किया था और दक्षिणी दिशा में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। साथ साथ उसके पुत्र युवराज गोविंद ने भी औपचारिक रूप से आधिपत्य स्वीकार करने के लिए चालुक्य की व्यंग्य शाखा विजयादित्य प्रथम को मजबूर कर दिया। यानी कि चालुक्य की जो व्यंग्य शाखा थी वहाँ के जो राजा थे विजयादित्य, उसे भी इन्होंने हरा दिया। किसने? कृष्णराज ने। कृष्णराज मर गए और उसके बाद उनका पुत्र युवराज गोविंद द्वितीय गद्दी पर आता है और इसी प्रकार युवराज गोविंद द्वितीय भी अपने साम्राज्य की स्थापना करता है और अपने साम्राज्य को लगातार आगे बढ़ाता है। जहाँ गोविंद द्वितीय की बात की जाए तो उसके बारे में अलस शिलालेख में वर्णन किया गया है और उसे जो उपाधि दी गई है वो प्रभुता वश की उपाधि दी गई है या फिर विक्रमावलोक की उपाधि दी गई, यानी कि विपुल वर्षा करने वाला, एक वीरतापूर्वक नजर करने वाला व्यक्ति। आगे चलकर एक शासक होगा यहीं पर ध्रुव गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की बात की जाए तो गोविंद तृतीय सबसे महान शासकों में से एक था, जिसके पास जंग तुंग यानी कि विश्व में सबसे प्रमुख, कीर्ति नारायण यानी कि प्रसिद्धि के क्षेत्र में नारायण, जन वल्लभ यानी कि लोगों का पसंदीदा, त्रिभुवन धल तीनों लोकों में शुद्ध, प्रभुत्व वर्षा यानी कि प्रचुर बारिश, श्री वल्लभ की उपाधियां थीं। यानी गोविंद तृतीय की बात की जाए जितना महान राजा होगा उसके बाद उतनी ही बड़ी उपाधियां होंगी। उसने दक्षिण भारत में अपने सबसे पहले बड़े भाइयों के विद्रोह को शांत किया, फिर उत्तर में कन्नौज के नागभट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया। इसी प्रकार कौशल, कलिंग, वेंगी, दहाल और ड्राका के साथ मालवा पर भी इसने कब्जा कर लिया। गोविंद तृतीय ने दक्षिण की ओर रुख किया। संजन शिलालेख से पता चलता है गोविंद ने केरल को बिल्कुल डरा दिया था, पांड्य राजा, चोल राजा और पल्लवों को भी पीछे खदेड़ दिया था। कर्नाटक के गंगा के जितने भी मैदान थे वो सब इसके अधीन हो गए थे। किसके अधीन हो गए थे? गोविंद तृतीय के। इसके बारे में आपको जरूर लिखना है अपने आंसर में। यह माना जाता है कि गोविंद तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट उसी प्रकार से अपराजय हो चुके थे जैसे श्री कृष्ण के जन्म के बाद यादव, यानी कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद यादव को जैसे कोई नहीं हरा पाया, वैसे गोविंद तृतीय के समय में राष्ट्रकूटों को भी कोई नहीं हरा पाया। उसके बाद उसका जो एक लौता पुत्र था महाराजा सर्व, जिन्हें राजा अमोघ वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तराधिकारी बने और इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही राष्ट्रकूट वंश को स्थापित किया। ये भी एक महान राजा थे। राजा अमोघ वर्ष ने 68 सालों तक शासन किया और इन्होंने युद्ध, धर्म, साहित्य, वास्तुकला हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया। इनको जो उपाधियां दी गई वो दी गई नृपतुंग यानी कि राजाओं के बीच सबसे शक्तिशाली, अतिशयध बल यानी कि आचरण शुद्ध है इनका, महाराजा षंड यानी कि महान राजाओं में सबसे अच्छा, वीर नारायण जैसी उपाधियां दी गई। वो समकालीन भारत के धार्मिक परंपराओं में रुचि रखता था। अपना समय जितने भी जैन भिक्षु थे उनके साथ वो अपना समय बिताता था। कौन? अमोघ वर्ष। शिलालेखों में अमोघ वर्ष को जैन धर्म का अनुयायी माना गया है। अमोघ वर्ष सिर्फ केवल एक लेखक नहीं था बल्कि वो बहुत सारे लेखकों को अपने दरबार में भी रखता था। आदि पुराण के लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के उपदेशकों में से ही एक थे। उसने ना सिर्फ जैन धर्म को संरक्षण दिया बल्कि ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया। इसके साथ साथ अमोघ वर्ष एक महान निर्माता भी था और उसके शिलालेखों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। अमोघ वर्ष के शासनकाल में हालांकि ये नहीं रहा कि साम्राज्य फैलता गया,
बल्कि इसके साथ ही साथ अमोघ वर्ष के शासनकाल में बड़े पैमाने पर कई विद्रोह भी हुए। लाइक डैट अमोघ वर्ष की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कृष्णद्वितीय शासन पे आया। उसका राज्य अभिषेक 879 ईस्वी में हुआ। कृष्ण ने अकाल वर्ष और शुभातुंग की उपाधि धारण की। विद्रोहियों पर अंकुश लगाने में वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। कौन? कृष्णद्वितीय। उसके शासनकाल की एक ही उपलब्धि थी कि उसने लता की सत्ता हासिल करी और कृष्ण ने वेंगी और चोलों के खिलाफ भी युद्ध किया। आगे चलकर कृष्ण का पुत्र इंद्रद्वितीय राजा बना। इंद्र के पास भी ऐसी ही उपाधियाँ थी, लेकिन ज़्यादा इसने शासन कुछ खास नहीं कर पाया। इंद्रद्वितीय का जो शासनकाल है वो 927 के बाद माना जाता है और उसके बाद उसका बेटा अमोघवर्ष द्वितीय आता है, जिसने सिलहार अपराजिता की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार से इतना पढ़ने के बाद हमें यह पता चल गया है कि यहाँ से जितने भी राष्ट्रकूट राजा हैं ये अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करेंगे और न सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करेंगे बल्कि अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियों से भी सुशोभित करेंगे। आगे चलकर अगर बात की जाए तो जो सबसे अंतिम राजा, प्रतिभाशाली राजा है वो है कृष्णद्वितीय। देखिए मैंने जो ये हाईलाइट कर रखे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो कृष्णद्वितीय की बात की जाए तो कृष्णद्वितीय प्रतिभाशाली राजाओं की शाखा में से अंतिम शाखा थे। वो मालवा के परमारों और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के खिलाफ संघर्ष में लगे हुए थे। उत्तरी अर्काट जिले के जो मेलपड़ी राजा के शिविर थे वहाँ के शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने तंजौर के चोल शासकों को हराया था, कांची के पल्लवों को हराया था। कृष्णद्वितीय ने चोल राजा पारंतक प्रथम को भी हराया था। चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को इन्होंने लगभग नष्ट कर दिया था और दक्षिण में रामेश्वरम तक कब्जा कर लिया था। किन्होंने? कृष्णद्वितीय ने। तो ये राष्ट्रकूट वंश के राजनीति इतिहास था। जब हम राष्ट्रकूट वंश के राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि राष्ट्रकूट राजाओं में अमोघ वर्ष, कृष्णद्वितीय और इसके साथ साथ गोविंद तृतीय, ये तीन बड़े महान राजा थे और राज्य का वास्तविक संस्थापक दंतिदुर्ग था। तो जब आप राजवंश के बारे में बताएंगे तो इन चार राजाओं के बारे में ज़रूर बताएंगे। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है। आगे चैप्टर में हम राष्ट्रकूट प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट प्रशासन की बात की जाए तो जिस प्रकार से राष्ट्रकूट योद्धाओं ने दक्षिण भारत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, लेकिन उन्हें उत्तरी भारत को नहीं छू पाए। उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन ये वहाँ तक अपने आप को शासन नहीं स्थापित कर पाए। राष्ट्रकूटों की बात की जाए तो लगभग 7.5 लाख गांव इनके क्षेत्र में शामिल थे। राष्ट्रकूटों ने न केवल जीत हासिल करी बल्कि एक विशाल राज्य का निर्माण भी किया। यह शक्तिशाली जो राजतंत्र था ये सामंतों द्वारा सहायता प्राप्त साम्राज्य था। यानी कि देखो राष्ट्रकूटों ने साम्राज्य को चलाने के लिए हर एक क्षेत्र पर सामंतों की नियुक्ति की। सामंती कौन होगा? देखिए एक राजा हर क्षेत्र पर शासन तो नहीं कर सकता, हर क्षेत्र से करों की वसूली तो नहीं कर सकता। ऐसे में वो कुछ लोगों को रखेगा जो करों की वसूली करेंगे। उन्हें 5-5 गांव, 10 गांव, 20 गांव, ये उसकी स्थिति के हिसाब से उसे दे दिया जाएगा। और वो बंदा उस क्षेत्र से क्या करेगा? करों की वसूली करेगा और उस क्षेत्र का प्रशासन भी चला रहेगा और उसी को क्या कहा जाएगा? सामंत। राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल की बात की जाए तो उसकी मैच्योरिटी को ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग सामंती हो गए। गुप्त साम्राज्य और हर्ष के साम्राज्य और दक्कन के चालुक्य की जैसी प्रथाएं थीं वैसी प्रथाएं राष्ट्रकूट साम्राज्य की भी थी। सम्राट प्रमुख होता था प्रशासन में, उसके बाद उसके मंत्री और सेना भी होती थी। कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए सेनापति और राजा मंत्री यही लोग जिम्मेदार होते थे। वे अपने परिवार, मंत्रियों, जागीरदार, सामंतों, अधिकारियों और न्यायकर्ताओं से निष्ठा और आज्ञाकारिता की उम्मीद रखता था। यानी कि वो चाहता था प्रजा, मंत्री, सेनापति सारे लोग क्या हों? राजा की स्वामी भक्ति करें। राजा की स्थिति वंशानुगत होगी। हालांकि उत्तराधिकार के लिए कई बार लड़ाई झगड़े भी होते थे। ज़्यादातर तो बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता था, लेकिन कई बार बड़े बेटे को छोटे भाइयों से लड़ना पड़ता था और जब बड़ा भाई उनसे हार जाता था तो छोटा राजा भी राजा बन जाता था। जैसे कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव गोविंद चतुर्थ ने अपने बड़े भाइयों को हरा दिया और खुद शासक बन गए। इसके साथ साथ अभिलेखों से हमें यही पता चलता है कि एक मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री, कोषाध्यक्ष ये सब भी शासन को चलाते थे। न्यायाधीश भी होते थे और पुरोहित भी होते थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य की अगर बात की जाए तो जो प्रशासित क्षेत्र होते थे उन्हें प्रांत कहा जाता था। इसके साथ साथ एक राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति या राज्यपाल भी कहा जाता था। कभी कभी एक जागीरदार को राजा का दर्जा भी दिया जाता था। जो विषयपति होते थे, इस विषय का मतलब होता है आधुनिक जिला, जिसे आजकल हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वो विषय होते थे। और गांव की इकाई को भुक्ति कहा जाता था। तो राष्ट्रकूट प्रशासन में राज्यपाल, जिला स्तर के राज्यपाल, राष्ट्र महात्तर, विषय महात्तर ऐसे बड़े बड़े पद बनाए गए थे जो कि उस क्षेत्र को चलाते थे। इसके अलावा सामंतवादी व्यवस्था जो प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही थी। हालांकि राष्ट्रकूटों ने बहुत सारे युद्ध भी जीते और साम्राज्य का विस्तार किया और ये सब कुछ हो सका तो सामंतों और सेनाओं की मदद से।
जहां गंग साम्राज्य के सामंत मुख्य रूप से राष्ट्रकूट के अभियानों में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। राजाओं ने नियमित रूप से अपनी निष्ठा और बहादुरी के लिए इनको भूमि अनुदान दिया, यानी कि अपने जितने भी सैनिक थे, जितने भी सामंत थे जो युद्ध में उनकी सहायता करते थे, उनको बड़े पैमाने पर भूमि भी अनुदान में दी जाती थी, जिसकी वजह से शक्तिशाली सामंतों का उदय हुआ। कृष्ण तृतीय के शासनकाल में तेल और गंगा बुटुग्गा की स्थिति को देखा जा सकता है कि वो कितने बड़े सामंत थे। जैसा कि शिलालेखों में बताया भी गया है, पुटुग्गा बेलवाला 300 पुरीगेरे, 300 गंगवाड़ी, 9600 किसकुछ, 70 बगनाथ, इस प्रकार से क्षेत्रों पर शासन कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी भूमियाँ इनके पास हैं। तो राष्ट्रकूट राजाओं के पास बड़ी अच्छी तरीके से संगठित पैदल सेना भी थी, घुड़सवार सेना भी थी, बड़ी संख्या में युद्ध हाथी थे, जिनका वर्णन अरब यात्रियों के वर्णन में मिलता भी है। इसके साथ साथ ग्राम का शासन ग्राम प्रधान, ग्राम लेखा द्वारा किया गया था। पद ज़्यादातर होते थे वंश के शायद से। किराया मुक्त भूमि होती थी, यानी कि जब भूमि का अनुदान दिया जाता था उसके लिए उसमें पैसे नहीं लिए जाते थे, कर नहीं लिए जाते थे। नगरों के लिए भी कमेटियां बनी थीं। तो और आगे अब चैप्टर में पाल वंश के बारे में बताया गया है। तो अब तक के अगर हम चैप्टर को एक समराइज करें और आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकूटों के बारे में लिखिए, तो देखिए सबसे पहले आप राष्ट्रकूट शब्द की उत्पत्ति बताएंगे कि हाँ भाई वो किसी न किसी राज्य के प्रमुख थे, राष्ट्र के प्रमुख थे। फिर उसके बाद उनके कुछ राजाओं के बारे में बताएंगे, उनकी उपाधियों के बारे में बताएंगे, और फिर प्रशासन में ये बताएंगे कि राजा प्रमुख होता था, उसके नीचे सामंत होते थे, फिर अन्य अधिकारी होते थे, ग्रामीण स्तर और जिला स्तर को चलाने के लिए अलग अलग अधिकारीगण होते थे। इससे पता चलता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य जो था वो अनुभवों पर आधारित था। ये कोई ऐसा वैसा साम्राज्य नहीं, बल्कि जिस प्रकार से गुप्त साम्राज्य ने प्रशासन किया है हमारे यहाँ, उसी प्रकार से राष्ट्रकूटों के अंदर भी एक विलक्षण प्रतिभा थी। हालांकि वो पूरे भारत में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी राष्ट्रकूटों का योगदान भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे चैप्टर में पाल वंश की बात की गई है। जब हम पाल वंश की बात करेंगे तो हमारे सामने जो क्षेत्र आना चाहिए वो आना चाहिए बंगाल। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल कभी मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों का हिस्सा रहा। हालांकि ऐसी कोई जानकारी भी नहीं मिलती कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल की भूमिका क्या थी, लेकिन फिर भी बंगाल में सबसे जो प्रमुख राजा मिला उसका नाम था शशांक। यानी कि अगर हम पाल वंश की बात करें तो उसकी स्थापना कहाँ से होती है? बंगाल में। लेकिन उससे पहले का राजनीतिक चरित्र क्या है? तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल पर कभी भी ठोस सत्ता का जो है प्रमाण नहीं मिला। कभी भी ऐसे शासक का प्रमाण नहीं मिला जिसने बंगाल के साम्राज्य को बढ़ावा दिया हो। हालांकि एक राजा था जिसका नाम क्या था? शशांक, जिसने लगभग 606 से लेकर 637 यानी कि 606 to 637 ईस्वी के बीच में शासन किया था। शशांक जिस क्षेत्र पर शासन करता था उसी को बंगाल उस समय कहा जाता था, और यही हिस्ट्री के हिसाब से पहला रिकॉग्नाइज्ड यानी कि प्रमाणित राजा था। वह इस क्षेत्र का पहला शासक था जिसने राजनीतिक प्रभुत्व को बंगाल की भौगोलिक सीमा तक बढ़ाया। जैसा कि उसने मुर्शिदाबाद के पास कर्णा स्वर्ण को अपनी राजधानी बनाया और शशांक पूरे बंगाल का स्वामी बन गया। उसने अपने राज्य का विस्तार उड़ीसा तक किया। उसने कन्नौज पर भी चढ़ाई करी और मौखरी राजवंश का आधिपत्य था उस समय कन्नौज पर, उसे भी हराया। शशांक के जितने भी सैनिक अभियान थे वो सफल रहे और इसी वजह से उसकी थानेश्वर के राजा से दुश्मनी बढ़ती गई। जब हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बना तो उसने शशांक को हराने की कोशिश करी, लेकिन राजा हर्षवर्धन सफल नहीं हो पाया। हर्षवर्धन ने लेकिन अंत में शशांक के साम्राज्य को जीत लिया और यह शशांक की मृत्यु के बाद ही संभव हो पाया। यानी कि राजा हर्षवर्धन जब तक शशांक जीवित था जब तक बंगाल को नहीं जीत पाया, लेकिन जब ये मर जाता है राजा हर्षवर्धन, और माफ़ कीजिएगा शशांक, तो राजा हर्षवर्धन उसके कमजोर उत्तराधिकारियों पर आक्रमण करता है और इस क्षेत्र को जीत लेता है। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में अगर बात की जाए तो अराजकता की स्थिति आ जाती है, राजनीतिक पतन हो जाता है। इसी दौरान कन्नौज के यशोवर्मन और कश्मीर के ललितादित्य ने यहाँ के राजा पर आक्रमण किया। सत्ता यहाँ की कमजोर थी और छोटे छोटे मुखिया उभरे। ऐसे ने इन सभी मुखियाओं ने एक गोपाल नाम के व्यक्ति का चुनाव किया। बाद में यही बंगाल का राजा बनता है और इसी गोपाल के नाम पर पाल वंश की स्थापना हो जाती है। इस क्षेत्र को एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो इस क्षेत्र की अराजकता को खत्म कर सके और इस क्षेत्र को भी धन धान्य और संपत्ति से भर सके, क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार कर सके और क्षेत्र पर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित कर सके। और ये सारे गुण उस समय गोपाल में माने गए। इसी वजह से लोगों ने अपने बीच में से चुनकर गोपाल को राजा बना दिया। गोपाल किस वंश से था इसके बारे में किसी को नहीं पता, बस ये पता है कि उसने पाल वंश की स्थापना की। उसकी मृत्यु 780 में हुई और उसके बाद उसका बेटा धर्मपाल शासन में आता है। धर्मपाल की बात की जाए तो धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान राजाओं में से एक था, जिसके साम्राज्य का गौरव नई ऊंचाइयों तक है। और यही बताया गया है कि राष्ट्रकूट प्रतिहारों से उसका लगातार युद्ध होता रहा, जिसमें धर्मपाल ने वीरता के साथ सामना किया और उत्तर भारत में पाल वंश को सर्वोच्च स्थान दिया।
आरसी मजूमदार के अनुसार धर्मपाल ने अपना सारा जीवन सैनिक अभियानों में लगा दिया। प्रतिहारों और राष्ट्रकूट से हारने के बाद उसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर सत्ता स्थापित की। उसके शासनकाल के बारे में विवरण ये बताता है, कुछ ताम्रपत्रों से पता चलता है कि धर्मपाल ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसने बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों का निर्माण किया रहा है और उसकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। धर्मपाल के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी देवपाल बना, जिसने 40 सालों तक शासन किया। देवपाल भी एक शक्तिशाली राजा था। पाल राजवंश के शक्तिशाली राजाओं की सूची में देवपाल अंतिम था, यानी गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल और धर्मपाल के बाद देवपाल सबसे शक्तिशाली राजा था। उसका उत्तराधिकारी आगे चलकर विग्रहपाल बना, जिसने थोड़े समय तक ही शासन किया। आगे चल विग्रहपाल पता क्या हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। विग्रहपाल का सन्यास में आ जाएगा माहौल, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो शासन प्रणाली अच्छे से नहीं स्थापित कर पाएगा और आगे चलकर राज्य का गौरव अंत हो जाएगा। तो पाल राजाओं में से अगर हम बात करें तो किसकी, धर्मपाल और देवपाल। इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रतिहारों से भी लड़ाई करी और राष्ट्रकूटों से भी लड़ाई करी। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली और कन्नौज के लिए ही प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ाई होती रही। जिस काल में पालों ने बंगाल में एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की, ऐसा लगता है कि उस समय राजा वत्सराज के अधीन प्रतिहार राजपूताना शक्ति के बड़े हिस्से पर शासन कर रहे थे। तो ऐसे में वाजिब सी बात हो गई कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो उसी प्रकार से पाल और प्रतिहारों में पहला युद्ध हो गया। पालों ने अपने साम्राज्य को इलाहाबाद तक यानी कि प्रयागराज तक फैला दिया, लेकिन यह नहीं पता उस समय पाल राजा कौन था। उसी समय की अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूट सत्ता भी अपने पांव पसार रही थी। राष्ट्रकूट राजा भी अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रकूट राजाओं में ध्रुव की मृत्यु हो गई और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य में अराजकता फैल गई। ध्रुव का पुत्र गोविंद तृतीय राजा बना। पाल और प्रतिहारों ने इस मौके का फायदा उठाया और उनमें से धर्मपाल जल्दी ही फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो गया। उसने कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया और सिंहासन पर अपने बंदे को बिठा दिया। कन्नौज में जितने भी अधीनस्थ राजाओं की उपस्थिति में उसने एक विशाल साम्राज्य की सभा आयोजित की और इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि जो धर्मपाल है उसने किस प्रकार से जब देखा कि राष्ट्रकूट राजा अराजकता की स्थिति में है, उसी दौरान उसने कमजोर पक्ष पर आक्रमण करके उन पर शासन करने की सोची। हालांकि आगे चलकर फिर से युद्ध होगा और उसमें यह हार जाएगा। वत्सराज के पुत्र उत्तराधिकारी नागभट्ट के नेतृत्व में कन्नौज की गद्दी से धर्मपाल को फिर से हटा दिया जाएगा। धर्मपाल और नागभट्ट के बीच में युद्ध होगा और नागभट्ट युद्ध जीत जाएगा। नागभट्ट की विजय होगी और वो अनेक क्षेत्रों को जीत लेगा जो पहले धर्मपाल के अधीन थे। तो यहाँ से यहाँ तक अब तक चैप्टर की जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि किस प्रकार से जो पाल राजा हैं, जिसमें गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इनके किस प्रकार से प्रतिहारों से और राष्ट्रकूटों से संघर्ष हो रहे हैं। आगे चलकर धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से ये कहा कि आप हमारे साथ संधि कर लीजिए और जो नागभट्ट के विजय अभियान है इसे रोकिए। तो धर्मपाल के निवेदन पर अपनी पहल पर उत्तरी भारत में सैनिक अभियान भेजता है कौन, राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय। नागभट्ट इस हमले का सामना नहीं कर पाया और भागने पर मजबूर हो गया। इस प्रकार राष्ट्रकूटों ने कब्जा लिया और वो उत्तर की ओर बढ़ गए। यानी कि नागभट्ट को हराने के लिए पालों ने किसके साथ सैनिक सहायता मांगी, राष्ट्रकूटों से, और पाल और राष्ट्रकूट एक हो जाते हैं और नागभट्ट को ये हरा देते हैं। देखिए कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर कहानी ज़्यादा नहीं बताई, बस उनकी समराइज़ किया गया है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा समझ के उसे समराइज़ कर लीजिएगा। आगे जो बात की गई है वो पहले ही चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि देवपाल के शासनकाल में पालों की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। इसके बाद जो स्थानीय सत्ता थी वो छोटे छोटे सरदारों के हाथ में आ जाएगी और उसके बाद लगातार कलचूरियों, चंदेलों और राष्ट्रकूट के हमले भी होते रहेंगे, जिसकी वजह से पाल क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। पालों के विरुद्ध जो कलचुरी थे मिथिला तक बढ़ गए। चोल राजा राजेंद्र चोल और चालुक्य राजा भी पाल क्षेत्रों पर हमला कर देंगे, क्योंकि देखिए जब हमें पता चलता है किसी राज्य में कोई राजा शक्तिशाली नहीं है तो अपने आप जितने भी विरोधी राजा होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं। और इसके साथ साथ कोई राज्य केवल आक्रमण से नहीं लुटता, बल्कि उस क्षेत्र में जो अधिकारी वर्ग होते हैं वो भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही बंगाल में हुआ, बहुत सारे स्वतंत्र मुखियाओं ने अपने आप को पालों के नियंत्रण से बाहर कर लिया। महिपाल का उत्तराधिकारी फिर नागपाल आता है और उसका फिर उत्तराधिकारी विग्रहपाल आता है, जो लगातार कलचूरियों से संघर्ष करते हैं। महिपाल द्वितीय के शासनकाल में बड़े उथल पुथल का सामना करना पड़ा, बहुत सारे मुखियाओं ने विरोध भी कर दिया। महिपाल द्वितीय प्रतिरोध करने का सामना करता है लेकिन वो पराजित होकर मारा जाता है। तो इस प्रकार से बंगाल में देवपाल के बाद अराजकता की स्थिति आती है, आंतरिक विद्रोह होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पाल साम्राज्य लगभग खत्म हो जाता है।
और अंत में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसे हम कैवर्त विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसकी बात आगे चैप्टर में की भी जाएगी। आगे चैप्टर में पाल राजाओं की राजनीतिक प्रणाली के बारे में बताया गया है। पाल राजाओं की राजनीतिक प्रणाली की बात की जाएगी तो उन्होंने भी राष्ट्रकूटों की तरह अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियां दी हैं। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी बहुत सारी उपाधियां पाल राजाओं ने ली हैं, लेकिन हालांकि उसके लिए उन्होंने अपने काम भी बताए हैं। पाल राजाओं ने ब्राह्मणों, पुजारी और मंदिरों को भूमि अनुदान दिए थे और ये भूमि अनुदान सदैव के लिए दिए थे। बहुत सारे बौद्ध मठों को भी भूमि का अनुदान दिया गया था। बड़े पैमाने पर आर्थिक और प्रशासनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। कानून व्यवस्था और न्याय को बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। 802 के पाल अनुदान में ये लिखा हुआ है कि उत्तरी बंगाल के एक अधिकारी का उल्लेख मिला है जिसे हम दास ग्रमिका कहा जाता है। जैसा कि इस अधिकारी के नाम से ही पता चलता है कि इसे कुला भूमि दी गई थी और भूमि अनुदान ये लिया जाता था। पाल अभिलेखों में राजपुत्रों, राणकों, राजा रजनकों, महासामंतों, महासामंत अधिपतियों जैसी उपाधियों का भी उल्लेख मिला है। ये सब संभवतः सामंत थे। इसके अलावा पाल अधिकारियों के लिए महादौसधा साधानिका, महाकर्ता कृतिका, महासंधि विग्रहिका जैसी कुछ उपाधियों का भी प्रयोग किया जाता है। पाल राजाओं के अधीन ग्रामपति दास ग्रमिका की देखरेख में 10-10 इकाइयों में संगठित थे। तो इस प्रकार से पाल शासन प्रणाली और उनके अधिकारियों के बारे में आप अगर पालों का क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। हालांकि चैप्टर में कहानियां नहीं बताई गई हैं, केवल छोटे छोटे राजाओं का परिचय दिया गया है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रारंभिक मध्यकाल में पाल वंश की राजव्यवस्था, उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और इसी प्रकार से ये भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक मध्यकाल में राष्ट्रकूट वंश की राजव्यवस्था और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आगे चैप्टर में छोटी सी टिप्पणी लायक क्वेश्चन है कैवर्त विद्रोह। तो कैवर्तों की अगर बात की जाए तो कुछ लोग इन्हें सामंतों, कुछ लोग ये मानेंगे कि सामंतों की जो सामंतीकारी अराजकता वाली व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह हुआ और इसने पाल राजाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये कैवर्त थे कौन, प्रश्न ये उठता है। तो ये माना गया है कि कुछ लोग कहते हैं कैवर्त सामंतों का विद्रोह था और कुछ कहते हैं नहीं, ये तो किसान विद्रोह था, यानी कि किसानों के समूह को कैवर्त कहा गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये जो सामंत थे ना, जब पाल राजा कमजोर पड़ गए तो इन सामंतों ने विद्रोह कर दिया। इन सामंतों के विद्रोह को ही कैवर्त विद्रोह कहा जाता है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस कैवर्तों के विद्रोह ने ही पाल वंश को पूरी तरीके से भारतीय राजनीति से बाहर कर दिया। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि पाल राजा महिपाल के खिलाफ विद्रोह में कैवर्त प्रमुख दिव्य उठा। पाल राजा को उसके गढ़ वरेंद्र से हटा भी दिया गया और राजा को मार दिया गया। उनके छोटे भाई रामपाल ने फिर से वरेंद्र पर कब्जा किया, लेकिन फिर सामंतों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कैवर्त पर हालिया जो रिसर्च हुई उससे पता चलता है कि विद्रोह ने पाल राजाओं और सामंतों के बीच शक्ति संबंधों के उतार चढ़ाव को रेखांकित किया। यानी कि देखिए, जब पाल राजतंत्र मजबूत होगा तो क्या होगा, सामंत उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन जब पाल राजतंत्र कमजोर होगा तो ये सामंत उनके खिलाफ विरोध कर देंगे, स्थानीय जनता उनके खिलाफ विरोध कर देगी। इन्हीं विरोधों के बाद आगे चलकर आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी और पाल वंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगे चलकर जो बात है वो ये बताया गया है, ये विद्रोह हुआ क्यों, कि जो बड़े पैमाने पर धार्मिक भूमि अनुदान दी गई थी, ऐसे में ये कैवर्त जो थे इन भूमियों पर कब्जा करना चाहते थे, इन भूमियों को नियंत्रण करना चाहते थे, यहाँ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। पालों की शक्ति जब कम हुई तो इन्होंने बड़े पैमाने पर कैवर्तों ने इस विद्रोह कर दिया और उनसे उनकी शक्ति छीन ली। जितनी ब्राह्मणीय सत्ता थी, उनको जो जमीनें दी गई थी वो सब इनसे वापस ले ली गई। आगे चलकर सेन वंश आएगा जो बंगाल की सत्ता को संभालेगा और इस चैप्टर को ये यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे चलकर चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष दिया गया है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप सो चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप 1-2 बार चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।